जस्टिस राना शमीम के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस राना शमीम के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब ये इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने अपने बयान हल्फी में जो दस्तखत किए थे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन रहायशगाह में किए थे और नोटरी पब्लिक वहाँ पर मौजूद था जब ये दस्तखत किए गए। एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, जस्टिस राना शमीम ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान उनके पास आए और उन्होंने वहाँ पर टेलीफोन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस को ये हदायत दी थी कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा दी जाए। इस हवाले से उन्होंने लंदन में एक बयान हल्फी दिया जो वो कहते हैं कि उनकी तिजोरी में था। अब ये इंकशाफ हुआ है कि वो बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में साइन हुआ। उसके बाद वो एक रिपोर्टर को मिला, रिपोर्टर ने उस पर ख़बर दी जिसमें पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल पैदा हो गई। इस सिलसिले में राना अहमद हसन एडवोकेट जो जस्टिस राना शमीम के बेटे हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इस सिलसिले में उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ गुलाम मुर्तज़ा हमारे जो को एंकर हैं वो अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि हमारे एंकर उसामा गाजी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के बाद, पेशावर की सीट हारने के बाद पीटीआई के अंदर इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं, डिफरेंसेस सामने आना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ क्या वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं या फिर एक पोलिटिकल शोशा है। सबसे पहले नाज़रीन, गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद हसन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये एक नया शोशा सामने आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो दस्तखत हुए थे बयान हल्फी पर ये नवाज शरीफ के ऑफिस में हुए थे, जबकि राना शमीम जो है वो ये कहते रहे हैं कि उन्होंने जो दस्तखत किए थे वो नोटरी पब्लिक में किए थे और वहाँ पर एक लॉकर में ये दस्तावेज़ात मौजूद हैं। लेकिन अब तो चीज़ें बिल्कुल ही उलट हो गई हैं, यानी कि ये तो अब एक मुकम्मल तौर पर एक पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस एतबार से अगर देखा जाए कि जो बयानात दिए गए थे, जो बातें हो रही थी, उस एतबार से अगर हम ये देखें। लेकिन इसको अगर हम इसके फैक्ट्स को देखें या इसके मैटर को देखें, वो दस्तखत हो मियाँ नवाज शरीफ के सामने, वो दस्तखत हो किसी भी जगह पे, वो अपने घर में हो, तय खाने में हो, छत पे हो, बारिश में हो, वो उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रिमेन्स द सेम। उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं रहती कि किसी के सामने दस्तखत किए हैं या क्या। असल बात लीगली वो मैटर जो है उसमें मौजूद वो अहमियत का हामिल है, ना कि इस बात को देखा जाए कि ये जो मामलात हैं ये मियाँ नवाज शरीफ के सामने दस्तखत हुए। और ये भी अभी तक ये स्टोरी है और इसके ऊपर आप आज देखेंगे, आज या कल तक आपको उसके क्रॉस वर्जन इस स्टोरी में भी शामिल होगा। और लेकिन मुर्तज़ा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी है, बिल्कुल अभी इस पे कोई चीज़ कंक्रीट नहीं है। राना शमीम साहब का जो स्टेटमेंट है, जो बयान हल्फी है, वो भी अभी तक एक स्टोरी ही है, उसमें भी कोई फैक्ट हमारे सामने नहीं है कि फ़ोन किया था या नहीं किया था। ये भी उनकी अपनी स्टेटमेंट है और कि दबाव डाला था या नहीं डाला था, इसके हवाले से कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो बयान हल्फी जो था वो उनके लॉकर में मौजूद है, सेफ़ है, उन्हें नहीं पता कि ये रिपोर्टर को किसने दिया। और जिस रिपोर्टर ने, जिस अदारे के रिपोर्टर ने ये ख़बर दी, उसके मियाँ नवाज शरीफ से जो ताल्लुकात है वो बड़े वाज़े हैं, बड़े क्लियर हैं। तो इससे एक वहाम तो पैदा होता है कि जनाब ये उस रिपोर्टर तक स्टोरी कैसे पहुंची जो बार बार कोर्ट पूछ रही है, जिस पे राना शमीम साहब कह रहे थे मुझे नहीं पता कि कैसे पहुंच गई ये स्टोरी। अब जो अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो फिर तो ये लग रहा है कि जनाब ये फिर ये एक बाकायदा तौर पे साजिश थी
मियाँ साहब ने बयान हल्फी साइन करवाए और उसके बाद उस रिपोर्टर तक पहुँचाए, फिर तो ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर साहब ये एक वन साइड है इसकी, अगर आप अदर साइड ऑफ द स्टोरी उसकी तरफ जाएं तो यू आर एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अभी जो खबर आई है, जो मामला चल रहे हैं, जरा उनकी हिस्ट्री भी देख लें और दूसरी तरफ भी हिस्ट्री, यानी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अगर मियां नवाज शरीफ या उनके फ्रेंड्स जो हैं जर्नलिस्ट वो वाली स्टोरी करते हैं जिसमें जस्टिस राना शमीम जो हैं वो अपने हल्फनामे और उस बाकी सारी चीजें उनका रिपोर्ट होता है, तो अभी जो चीज रिपोर्ट हो रही है जरा उनका यूट्यूब पे सर्च कर लें कि वो कौन है और वो क्या करते हैं और उनका एफिलिएशन कहाँ पे है और कितने डेड वर्कर हैं वो। तो ये सारी चीजें आप ये देखें कि पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल मनूवरिंग है और एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। बट जो मैटर है उसकी तहकीकात के लिए जिस तरह से हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त तक भी लगा हुआ है, उसको इसका इन डेप्थ तजिया, इसका इन डेप्थ जायजा लेने की बड़ी शदीद जरूरत है ताकि आने वाले वक्तों के लिए ऐसे तमाम दरवाजे बंद हो जाएं। बहुत जरूरी है कि इसकी तहकीकात आज़ादाना तरीके से हों, जिस तरह कमीशन कहा जा रहा है वो हो, और जो भी जिम्मेदार है, हमें ये तो नहीं है कि लेकिन देखें इसमें एक और चीज़ मुर्जा साहब, एक और चीज़ जो वो है ये है कि राना शमीम साहब जो हैं उनसे ये कहा गया है कि वो एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी जो है वो कोर्ट के सामने पेश करें। कभी वो कह रहे हैं कि वो उनके भतीजे के पास है जो अंडरग्राउंड हुआ है, या नवासे के पास है, या वो ये कभी वो लॉकर में कह रहे हैं। अभी तक उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि रिपोर्टर के पास कैसे चला गया अगर ये लॉकर में मौजूद है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बहुत सारे शकूक व शुबात इस हवाले से मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ उसामा गाजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और उसामा साहब, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को बताएं कि आपने आप भी इसको बड़ा इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं कि ये अब नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई कि ना मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में साइन किए थे। अगर उसके ऑफिस में साइन किए थे तो फिर तो लग रहा है कि ये फिर सारा एक ड्रामा ही है सारा कुछ। और एक पहलू बाबर साहब ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी उससे फ़र्क क्या पड़ता है। जिस तरह गुलाम रज़ा साहब भी कह रहे थे कि अगर वहाँ पर किया भी है उन्होंने साइन तो सर बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। ये कैसे फ़र्क कैसे पड़ता है? फ़र्क इस तरह से पड़ता है कि मियाँ साहब के दफ्तर में किए तो इसका मतलब ये कैंपेन बनाई जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारा जो उनकी गिरफ्तारी, ये केस और ये जो सजा है, ये सारा ड्रामा था उनको सियासत से आउट करने की। और उससे एक दिन पहले फिर ये खबर छपना, जब हेयरिंग है यानी हेयरिंग से चंद दिन पहले ये खबर छाप लेना, वो सब जुडिस मैटर है, फिर मरियम साहबा का ट्वीट करना कि जी ये और इशारों में बात करना कि ये होने वाला है। अब उसके बाद ये खबर भी आ गई है, तो इसका मतलब है बाबर डोगर साहब के फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं सिजल माफिया साबित होता है कि ये तो फिर प्लानिंग वहाँ से हुई। अगर उनके दफ्तर में बैठ के साइन हो रहा है तो फिर पहले बात की गई होगी, पूरी प्लानिंग बनाई होगी। और इस पर एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि इनके जितने आप डॉक्यूमेंट्स, जितने एविडेंस देखेंगे वो सब जाली निकलेंगे। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इनके पीछे मुझे लगता है शरीफ खानदान का हाथ है और आज वो साबित हो रहा है। और अगर ये खबर गलत है तो ये तो फिर जा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं और वो और लोग कहते हैं जी हम तो शुक्र करेंगे हमारे खिलाफ कोई गलत खबर छपे ताकि हम जाकर पैसे कमाएं। तो अब तो अगर गलत खबर है तो एक बात बताएं, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट ने करनी है कि कोर्ट कर भी रही है कि जनाब इस बयान हल्फी की हकीकत क्या है, क्योंकि उसमें जुडिशरी जो है वो बदनाम हो रही है और वो चाह रहे हैं कि इसको क्लैरिटी आए, लोगों को जुडिशरी पे एतमाद बहाल हो कि इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वैसे ड्रामा फ्लॉप नहीं हो गया एफिडेविट वाला? वो तो कब का हो गया। अच्छा, इसे गुलाम साहब ये बताएं आप कि ये हमने JIT जब बनी तब भी देखा था कि खुशियाँ पहले मना ली जाती हैं और उस तरह से फिर चीज़ नहीं बात नहीं बनती। जिस तरह ये जब एफिडेविट वाली खबर छपी तो कहा कि अब तो सारा कुछ खत्म हो गया। जब जज अरशद मलिक की वीडियो आई तब जी देखें अब जी सब कुछ खत्म हो गया। वो अदालत में उस तरह नहीं लेकर जाते। अब ये भी जब एफिडेविट का मामला आया तो कहा जी बस अब ये अदालत छोड़ दें, अब तो बस आ गया है तो खुद ही बरी कर दें, सारे केसेस खत्म कर दें। कोई कानूनी तरीके से तो निकलना है आपने, लेकिन जब कानूनी मामला आते हैं तो वहाँ पर ये बिल्कुल रेत की दीवार साबित होते हैं। राना शमीम साहब कहते हैं जी मैंने तो ये दिया ही नहीं छपने के लिए, मैंने किसी और मकसद के लिए दिया था। यानी उनका जैसे कोई नवाज शरीफ से लेना देने नहीं है। फिर खबर जिस तरह से छपती है तो पीछे तो सारे मुहरिकात फिर एक लगते हैं कि पीछे असल में अदालतों से बाहर ये किसी तरह से चाहते हैं अदालतों को मलाइन करना, इसके अलावा इदारों को मलाइन करना, वो बाहर बार ही गेम करते हैं। वरना कानूनी तौर पर तो ये अगर इनके पास सबूत हैं तो बड़ी आसानी से ये सारा कुछ खत्म करवा सकते हैं सारे केस। सवाए PTI वर्कर्स के उसामा गाजी साहब, सब लोगों को पता है इस बात का, या जो इशराफिया में लोग मौजूद हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट में हैं, जो पॉलिटिकल एलीट है,
सब इस बात को जानते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था मियां नवाज शरीफ का और शरीफ फैमिली का। उनको इक़्तिदार से बाहर करना मकसूद था। उसके लिए फिर जो भी प्लॉट हुआ वो, अगर आप ये इसकी तफसील में जाएंगे तो हमारा एक प्रोग्राम, क्या एक हफ्ते के प्रोग्राम भी नाकाफ़ी होंगे। आप अगर इस चीज़ को देखें कि कितने लोग पनामा गेट में आए थे, क्या सिर्फ मियां नवाज शरीफ का एहतसाब बहुत ज़रूरी था? और ठीक है, ज़रूरी होना चाहिए था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे पहले उनको हाथ डालना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या, वो बाकी सारे जो हैं उन्होंने गंगा नहा ली थी तो पवित्र हो गए। उसके बाद किसी को कोई ज़रूरत नहीं रही थी। उस चीज़ को देखें। फिर ये तमाम मनोवरिंग जब हो रही थी, हम खुद कोर्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे थे उन दिनों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा रहे थे, हाई कोर्ट में भी जा रहे थे और एहतसाब अदालत में भी जा रहे थे। हमें चीज़ें चलती हुई नजर आ रही थी। ये एज एन रिपोर्टर मैं अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं आपको। सर आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन बाबर साहब बात यह है कि एक चीज है कि नजर आना, एक है कानून के मुताबिक। अगर किसी शख्स ने देखा एक जुर्म होते हुए, जब तक वो अदालत में साबित नहीं करेगा वो नहीं हो सकता। अगर मियां साकिब निसार साहब को कहते हैं जी उनकी वजह से हुआ, सारा मुबीना तौर पर उन पर इल्जाम है, तो अब तो जुडिशरी में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। मुझे एक बात बताएं, अगर खाली चीजें इस तरह स्टेटमेंट से चलनी शुरू हो जाएं तो फिर तो कल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आती रहेगी। इससे पहले डीजी एफआईए की एक स्टेटमेंट आ गई कि जनाब मुझ पे दबाव डाला गया कि पर्चा दर्ज कर दिया जाए चीफ जस्टिस पे और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज पे। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जब तक एविडेंस के साथ कोलैबोरेट ना करें उस वक्त तक उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। मैं अब राना शमीम साहब की ये जो स्टेटमेंट है जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, ये उस वक्त तक इसकी कोई हकीकत नहीं है जब तक उसके साथ कोई एविडेंस पेश ना करे। और खास तौर पे सर्विंग जज के बारे में सर, उनका भी तो नाम बीच में है ना कि उनको इन्फ्लुएंस किया गया। असल देखें, असल इशू ये है कि इसकी सारी गेम तो क्लियर हो चुकी है कि जो जज इस टाइम इस केस को सुन रहे हैं, ये इसी केस को जो सुन रहे हैं, उन्हीं पे ये इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि ताकि वो अखलाकी दबाव में आकर इस केस से एक्सक्यूज कर ले और पीछे हट जाए। और जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बर वक्त जो इंटरवीन किया है, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। अच्छा, इस खबर के मुताबिक राब्ता किया गया इसहाक डार से, नवाज शरीफ से, हसन नवाज से, हुसैन नवाज से कि जी आपके दफ्तर में ये सारा कुछ हुआ है, और वो कह रहे हैं जी हमारे पास इसके शवाहिद हैं। तो वो ना इसका जवाब दिया उन्होंने, और वो उनको अब तक सामने आना चाहिए और कहें कि जनाब नहीं, हमारे तो कोई लेना देना नहीं है इसका, और हमने नहीं बिठा कर किया, या यहाँ पर हमारे ऑफिस में नहीं हुआ। वो इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। तो ये तो सारे मामले को ऐसे ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आए कहें कि नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। बिल्कुल असूली तौर पर तो यही होना चाहिए था कि नून लीग के ऑफिशियल स्टेटमेंट में आता कि ना ये खबर बिल्कुल झूठी है, गलत है और इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है। अभी तक मरियम का ट्विटर खामोश है, सारी चीज़ें खामोश हैं। देखें आने वाले और कुछ अगर हो सकता है आज या कल कोई इस पर स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन फिलहाल तो खामोशी है। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि ये कोशिश यही की जा रही है कि जनाब किसी तरह से सियासत में इतना गंद डाल दिया जाए। अहमद हसन राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, राना शमीम साहब के बेटे हैं और मशहूर वकील भी हैं। अहमद हसन साहब ये बताएं कि अब ये खबर छप गई है कि जी ये तो मियां नवाज शरीफ के ऑफिस में, उनके बेटे के ऑफिस में राना शमीम साहब ने ये सारा कुछ साइन किया, और खबर छापने वाले का, रिपोर्टर का दावा यह है कि उन्होंने सबसे राबता किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और वो कहते हैं उनका सबूत है। आप समझते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इस केस पर कि जी राना शमीम साहब ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये सारा साइन किया, उनके ऑफिस में साइन किया है ये एफिडेविट? अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ इसको इस तरह समझाता हूँ, मैं पहले से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में दो कंट्रीज़ हैं जिनको बहुत डिसलाइक किया जाता है, एक है इजराइल और एक है इंडिया। अगर मैं एक एफिडेविट इजराइल या इंडिया के शराब खाने में भी बैठ के एग्जीक्यूट कर लूँ, अगर मैं शराब के नशे में ना हूँ और कोई प्रूव ना कर सके मैं शराब के नशे में हूँ, तो वो उसकी वेरासिटी कम नहीं हो जाती। अगर इससे आपको आपके सवाल ठीक, यानी लेकिन अहमद साहब इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है कि अगर मियां साहब के ऑफिस में ये साइन किया गया और उसके बाद जो ये रोला है, ये जो मसला है कि ना ये किस तरह से उस रिपोर्टर तक पहुंचे, तो वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये है कि मियां साहब ने उसका पॉलिटिकल यूज़ किया उस एफिडेविट का, और ये जो एफिडेविट है ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही लिखवाया गया। फिर ये चीज़ें भी स्टैब्लिश हो जाती हैं। क्योंकि आपके वालिद साहब राना शमीम साहब का कहना है कि उन्होंने ये छापने के लिए नहीं दिया और ये तो बिल्कुल एक सेफ रखा गया था, तो इसका मतलब है कि शरीफ खानदान की तरफ से इसको छपवाया गया।
तो अब आप शरीफ खानदान से सवाल करें ना मुझे पता है इस बारे में, मैं जवाब दे सकता हूँ। ये तो सवाल आपका मेरे वालिद साहब से बनता है या उनके वकील लतीफ़ आफरीदी साहब से, वो जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता इस पर, सॉरी। लेकिन ये अजीब बात है कि जिस तरह भी उन्होंने साबिक जज राना शमीम साहब ने जिस मकसद के लिए भी ये एफिडेविट लिखवाया, वो मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी होना उसके लिए क्यों ज़रूरी थी? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता वहाँ कौन था, ये तो इरफान हाशमी से पूछे ना, वो मुझे भी आके बता रहा था, लंदन में मुझसे भी मिला है, मैं ये बता दूँ। मुझे कहता है आके इरफान हाशमी साहब कि जी आपको पता है आपके ख़िलाफ़ हमारे पास बहुत एविडेंस है। तो मैंने कहा आप PTI से हैं? कहते हैं नहीं नहीं जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरे दोस्त ने उस दौरान ही उसकी चेक कर ली वेबसाइट, कहता है इसका तो सारा PTI का बैकग्राउंड है। मैंने कहा मुझे तो पहले ही पता था, उसके सवालों से ही पता चल रहा था। वो मेरे मुंह से ये कन्विंस कराना चाहता था कि आपको मियां नवाज शरीफ MPM एंड ने बेवकूफ़ बना दिया आपके वालिद साहब को। और भाई वो रिटायर्ड जज हैं, अभी वाइस चांसलर हैं, अगर उनको यही नहीं पता कि उन्होंने एफिडेविट साइन कैसे करना है और कैसे करना है और उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं, तो भाई उनको वाइस चांसलर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है जिस तरह आप लोग के सवाल कर रहे हैं। वो कॉम्पिटेंट हैं तो वाइस चांसलर हैं। इसलिए मुराद अली शाह साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली आके पूरी दुनिया को बता दिया है कि उनकी सैलरीज जो मिल रही हैं उन्हें इन अकॉर्डेंस विद लॉ मिल रही है, और उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो इसलिए हुई है कि ही वॉज द बेस्ट पर्सन अवेलेबल हु हैज़ डन PhD इन लॉ इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से टोटल 10 या 11 लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान, इसलिए उनको डिपार्टमेंट ने स्पेशली अप्रोच किया कि हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई PhD लॉ डॉक्टर नहीं है जो रिटायर्ड जज होए, तो इसलिए उनको अप्रोच किया गया था। ये उनके क्रेडेंशियल्स हैं। आपने कहा कि इस रिपोर्टर इरफान हाशमी ने आपको भी अप्रोच किया, आपके पास भी आए और आपसे भी कुछ बातें की, तो ये फिर केस तो इनके खिलाफ वहाँ हो सकता है। शरीफ खानदान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये यार अप्रोच वर्ड ना करें आप, ये कहें मेरे पास आया है, अप्रोच तो मीनिंग गलत होता है ना भाई। अच्छा चले ठीक है, आपके पास आए, जो जरा टेक्निकल चुके लैंग्वेज है मैं इसको नहीं इतना समझता, तो वो आपके पास आए और उन्होंने आपसे बात की, तो ये तो लंदन में फिर वो हर जाने का दावा नहीं कर सकते शरीफ खानदान। सॉरी फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर थी। सर अगर शोर आ गया था। जी अहमद रसाना साहब, अगर ये खबर गलत है कि ये नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में ये सारा एफिडेविट साइन हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ, अगर ये इरफान हाशमी की खबर गलत है तो लंदन में उनके खिलाफ केस भी तो हो सकता है इरफान हाशमी के खिलाफ। फिर शरीफ खानदान के पास बड़ा अच्छा मौका है फिर ये। ओ भाईजान यार आप इस तरह अच्छा इस तरह करें, बोल TV के जो मालिक हैं ना वो बड़े शुएब साहब बड़े अमीर इंसान हैं, उनसे बोले कि मुझे एक लंदन का पैकेज बना दें, वहाँ होटल बुक करा दें पूरे 6 महीने के लिए। 6 महीने से ज़्यादा रुक नहीं सकता ना, वीज़ा मेरे पास लगा हुआ है, वो मुझे वहाँ स्टे दे दे, मैं सारे एविडेंस शवाहिद जमा करके उनके खिलाफ फिर केस फाइल करता रहूँगा वहाँ बैठ के, और फिर एक बैरिस्टर की फ़ीस भी दे दे। तो एक अच्छा सा बड़ा सा पैकेज उनको बोले मुझे बना के दे दे, कोई एटलीस्ट 5 करोड़ का। अहमद साहब आपकी बात नहीं, मैं तो शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ, एज अ लॉयर की बात कर रहे हो यार, पाकिस्तान की बात थोड़ी, मैं यहाँ से केस फाइल करता रहूँ बैठ के। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ कि उनके ऑफिस में उनको तो केस अहमद साहब ये पूछ रहे हैं कि लंदन में अगर शरीफ खानदान इस पे वो तो शरीफ खानदान से पूछे ना यार, उनके बिहाफ पे, मैं उनका लॉयर थोड़ी हूँ, मैं उनके बिहाफ पे कैसे बता सकता हूँ। नहीं आप उनके बिहाफ पर नहीं, लेकिन एज ए लॉयर तो आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ये काम हो सकता है। हम तो आपसे लॉ पूछ रहे हैं कि क्या अगर वो करे तो वो सू करते करें, बिल्कुल वो एक्शन ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ जी उनका राइट बनता है, वो बिल्कुल इरफान हाशमी पे सू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दे हैव राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिल्कुल दे हैव राइट। और अगर हम केस की बात ड्रैग हिम टू द कोर्ट, अगर हम केस की बात करें, पता है कि वहाँ इफ कोर्ट में चले जाएं तो जी, तो अगर राना शमीम साहब ये साबित कर देते कि उन्होंने जी छपने के लिए नहीं दिया था, तो फिर सारा उन्होंने साहब का ख्याल है कि छापने वालों पर आ जाएगा, यानी सारा बर्डन उन पर होगा जिन्होंने छापा या जिनसे लेकर छापा, फिर सारा केस उनकी तरफ जाता है, फिर तौहीन अदालत उनकी तरफ से हुई। देखिए अब आप मुझसे एक एज अ लॉयर पूछ रहे हैं, तो मैं प्लीज सबको व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि मैं अब अपना व्यू एज अ लॉयर दे रहा हूँ, ना मैं राना मोहम्मद शमीम साहब का बेटा बन के दे रहा हूँ, ना मैं उनका लॉयर बन के दे रहा हूँ। अगर इस केस में जो सही मानों में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो जुरिसडिक्शन अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाए और उसमें जितने आज तक डिक्टेटर्स ने के अंदर जजेस ने ओथ लिया है उन सबको भी बुलाया जाए, और प्लस ऑडियो लीक्स शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को, जावेद हाशमी साहब को, राना मोहम्मद शमीम साहब को, इन सब को बुलाया जाए, क्योंकि अरशद मलिक साहब तो इस दुनिया में रहे नहीं,
तो जो लोग जिंदा हैं उनसे बुलाएं और उनसे पूछें कि आप ये क्या सच है जो बताना चाहते हैं। ये सिसिलियन माफिया, भाई सिसिलियन माफिया का जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट है। इन अदर वर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट में पीपल्स पार्टी भी है आपका हिस्सा, आपका पीटीआई भी है, आपका पीएमएल नून भी है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये पीटीआई वाले इतना शोर करते हैं कि जी वो एब्सकॉन्डर हो गए हैं, वो भाग गए हैं यहाँ से मुल्क से, नवाज शरीफ साहब। भाईजान आवाज़ उनकी नहीं आ रही। चलें अब राना साहब से जैसी रब्ता होता है। गुलाम साहब अब आप भी सवाल कीजिएगा उनसे, लेकिन राना साहब तो यही कह रहे हैं कि जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गुलाम साहब आपकी भी यही राय है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये सारा हुआ है, उनके ऑफिस में हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानूनी तौर पर तो शायद बाकी ना पड़ता हो, लेकिन पॉलिटिकली अखलाकी तौर पर पड़ता है कि ये सब छुपाया क्यों गया। अखलाकी तौर पे अगर आप देखें तो अखलाकी तौर पे तो बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स जो भी हुकूमत में होते हैं या रियासत के ऑर्गन्स हैं, उन सबको। अहमद रसन राना साहब हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर, प्लीज़ उनसे आप सवाल करें। राना साहब फिर आप अभी अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे, वो एक्सपर्ट ओपिनियन लॉयर, तो वो प्लीज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जो सूरत हाल केसेस की थी मियां नवाज शरीफ की, और उस दौरान में जो बहुत सारी चीजें चलती रहीं, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी साथ ही डालिएगा, क्योंकि ये रेलेवेंट आप पहला तो मुझे अभी दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, किस चीज पर रोशनी डालना है, वो बात कट गई थी। सॉरी, वो राना साहब के जो केसेस चल रहे थे मियां नवाज शरीफ के, जब उनके ऊपर जेआईटी बनी और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे उनको मॉनिटरिंग जज वहां पे लगाया गया, फिर उसके बाद तेज उसकी समाअत केसेस के ऊपर की गई, फिर वो तमाम चीजें कि इस वक्त से पहले इनको नाअहल करार दिया जाए इलेक्शन से पहले, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है उसके फैक्ट्स, इस कंटेंट एनालिसिस इस तरह से कीजिएगा जो आज के हालात हैं और उस वक्त के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। जी अहमद, चलें पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब का बेल मैटर बता रहा था। बेल मैटर में ये हुआ सॉरी कि जी वो कोर्ट में केस चला, नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब होगी, अचानक बहुत खराब होगी, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको कभी आदत भी नहीं होगी ऐसी जगह रहने में, जेल में रहना कोई आसान काम नहीं था, उनको जेल में ही जाके मिला था। और मैं सही बता दूँ, मेरे लिए वो इबरत का मुकाम था। मैंने सोचा जो शख्स अभी एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था और मुझे अल्लाह उसको जेल में मिला रहे, तो मेरे लिए तो कसम से वो इबरत का मुकाम था कि उनको नाम बड़ी इज्जत से मिले। जब मैंने बताया कि मेरा नाम मुनीशन साहब का देता हूँ, तो वो एक्सक्लूसिवली मुझसे 2 मिनट उन्होंने बात की, इतना टाइम उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, मुझे बड़ी दुआएं दी और मेरे वालिद साहब के लिए मैं सलाम भेजा था। और मैंने जो वालिद साहब को आके बताया कि मुझे पता था मेरा नजरिया पीएमएल नून से नहीं मिलता, ये मैं मजे की बात करने लगा। मैंने फोन किया कि आपके दोस्त मिल के आ रहा हूँ, तो कहते हैं चल भाई मेरे से मजाक ना करो, तब वो जज थे वहाँ आइंदा तुमसे इस तरह मजाक ना करना। मैंने मैसेज किया उन्हें कि भाई आई लिटरली वेंट टू द पटियाला जेल एंड आई मेट योर फ्रेंड मिस्टर नवाज शरीफ एंड ही हैज सेड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये मैसेज किया, कहते और क्या क्या, मैंने कहा उन्होंने साहब को सलाम भेजा और बाकी क्या बात हुई वो मैंने उनको बता दी जो आपको बताई। तो बड़े खुश हुए, कहते हैं चलो अच्छा हुआ तो मिलाए, उधर है उनको कोई एडवाइस वगैरह की जरूरत है दे देना। मैंने कहा जी एज अ लॉयर तो दे दूंगा, लेकिन मेरा नजरिया उनकी पार्टी से नहीं मिलता कि और खाओ भी, भाई इस्लाम में है लगाओ और लगाओ और लगाओ, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में मुसलमानों का रूप इतना हो गया था कि अहमद रसन साहब मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया था। न्यूज़ अपडेट्स के चूँकि वक्त हो गया, इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर तंग करेंगे और आपसे मज़ीद इस बारे में बात भी करेंगे। अभी न्यूज़ अपडेट्स देखिए और उसके बाद बात करेंगे कि मेयर के इलेक्शन में, पेशावर के मेयर के इलेक्शन में कितना पैसा चला, क्या कुछ कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला मेयर पेशावर का इलेक्शन तहरीक इंसाफ हार गई। अब उस हवाले से मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म ले लिया है और अरबाब शहजाद साहब मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। उनके भतीजे ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी 5 करोड़ रुपया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने लिया है और 2 करोड़ रुपया कामरान बंगश पर इल्ज़ाम लगाया गया जी इन्होंने लिया है।
अब रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को कहा जा रहा है जी मिली है, जिसमें कहा गया कि जी मेयर पेशावर के लिए इन लोगों की ही सिफारिश पर, यानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कामरान बंगश की सिफारिश पर ही टिकट जारी किया गया। और हार की एक वजह यह करार दी जा रही है कि जी अरबाब शहजाद साहब का ख़ानदान वो पार्टी उम्मीदवार की मुखालफत में खड़ा हो गया था और अब इल्ज़ाम भी उन्हीं की तरफ से लगा दिया गया है। बाबर साहब, ये तो एक नया मसला खड़ा हो गया। शिकस्त के बाद एक और कंट्रोवर्सी, यानी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए उसामा साहब, पीटीआई क्लेम करती है कि जी पिछले करप्ट थे, हम बड़े ईमानदार हैं। अब ये चीज़ें तो सामने आना शुरू हो गई हैं कि जहाँ पर अगर पार्टी वहाँ पर मेयर की सीट के लिए अगर 5-7 करोड़ रुपया पकड़ा गया तो फिर बाकी चीज़ों पे अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली है उसामा साहब, वो ये है कि टिकट बिकता है। हम यही कहते हैं कि टिकट बिकता है। जब पार्टियां टिकट देती हैं तो खंभे भी जीत जाते हैं। सर बाबर साहब, ये तो अभी इल्ज़ाम है, लेकिन ये कन्फर्म है, फैक्ट है कि धड़ेबंदी तो हो गई है। एक धड़े ने दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, दूसरा धड़ा ज़ाहिर कहे जी हमने कोई पैसे नहीं लिए, और इन्होंने इसका मतलब है जानबूझकर उसको सपोर्ट भी नहीं किया कि ये गुस्से में थे कि जी पैसे लिए गए हैं, नहीं लिए गए, जो भी है कि इनसे नहीं कंसल्ट किया गया, कोई ना कोई वजह है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि अब ये सिर्फ मेयर के इलेक्शन पर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है। आगे इन्होंने जनरल इलेक्शन में जाना है और वहाँ पर जब ये टिकटें बांटेंगे तो फिर क्या हाल होगा। धड़ेबंदी तो पंजाब में भी है और बड़ी शदीद है, बड़ी क्लियर है, बड़ी ऑब्वियस है। गवर्नर जो है वो अलहदा चल रहे हैं, सीएम अलहदा चल रहे हैं, बाकी पार्टी के जो अहदेदारान हैं वो अलहदा चल रहे हैं। पीछे कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन था, आप उसमें देखें कि बड़ी वाज़ेह तौर पे पीटीआई को शिकस्त हुई, और शिकस्त जो थी वो ढाल दी गई कि वहाँ पर नून लीग का जाली वोट बैंक था, इसकी वजह से हुई। लेकिन उसमें भी पार्टी की धड़ेबंदी सामने आ गई। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं और पार्टी में कोई बंदा जो है इन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को लीड करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। उस समय साहब जो बड़ा अहम इशू है ना, जो जिसकी वजह से पीटीआई हारी है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है। लोग बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो अपने 2 वक्त की रोटी को पूरा कर सकें, इतनी शदीद महंगाई है। और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़का जाता है और ये कहा जाता है कि जनाब आप देखिए आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जब ये बात की जाती है तो लोग हंसते हैं कि ये क्या मजाक है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है, गवर्नमेंट के पास उसका सलूशन कोई नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, गैस मिल नहीं रही, और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये सारे इश्यूज जब तक हल नहीं होंगे, जब इकोनॉमी का मसला हल नहीं होगा, जब तक हुकूमत जो है वो रियलिटी को फेस नहीं करेगी, हकीकत को फेस नहीं करेगी, ये ख्वाबों में रहने वाली बात नहीं है कि जनाब वहाँ कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के जो मिनिस्टर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ कर दी और उसके बाद जनाब कह दिया कि जनाब भाई जो है बेहतरीन है, लोग खुश हैं, जनता जो है राज़ी है। उस वक्त तक ये मामला तो हल नहीं होने। आप एक पेशावर की बात कर रहे हैं, आप जहाँ मर्जी टिकट दे दें, लाहौर में भी टिकट दे दें जहाँ पर इख्लाफात शायद उतने ना हो, जहाँ से भी ये बुरी तरह से हार जाएंगे। गुलाम साहब, जो नए सिरे से तंजीम साजी अब की जा रही है, सारी तंजीम तहलील की गई, उसके बाद अब पंजाब में सदर बनाया शफकत महमूद साहब को, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब की वापसी है, जनूबी पंजाब में खुसरो बख्तियार साहब यानी जहांगीर तरीन शामिल कुरैशी वहाँ से माइनस ऐसे लग रहा है जैसे हो रहे हैं, और सिंध में अली जैदी साहब, और बलूचिस्तान में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब। तो इससे भी लग रहा है कि धड़ेबंदी हो रही है। लोग नाराज़ होने की जी इनको क्यों लगा दिया, उनको क्यों लगा दिया। ये तहरीके इंसाफ का मसला ही क्यों है? चाहे मेयर पेशावर के इलेक्शन की बात करें, चाहे ओहदों की बात करें, बाकी जमातों में भी ये मसला होता है, लेकिन इतना नहीं। अब फजलुर रहमान साहब से कुछ लोग नाराज़ होकर गए, लेकिन कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। उधर नून लीग से चौधरी निसार साहब नाराज़ हुए, नून लीग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई इधर नहीं जाता। जिसको नवाज शरीफ ने टिकट दे दिया, जिसको वो अभी भी आज यही कह रहे हैं कि जिसको नवाज शरीफ कहेगा वो वज़ीर आज़म, चाहे नवाज शरीफ खुद बने, चाहे मरीम को नामजद करें या शहबाज शरीफ को करें, किसी को भी कर दें, तो फिर सब यानी वो खंबे को भी, जुनेद उनके जब जो नवासे हैं उनको वो खड़ा कर दें, जुनेद सफदर को, सब उनके पीछे खड़े होंगे। ये तहरीके इंसाफ में क्यों नहीं है? तहरीके इंसाफ या कोई भी सियासी जमात जो भी हो, उसको सियासी जमात बनते हुए बहुत वक्त लगता है। अगर आप ये कहें कि आज जमात जो है वो आई है और उसी वक्त वो एक सियासी जमात जो है एस्टेब्लिश सियासी जमात हो जाएगी, ये मुमकिनात में से नहीं होता। या तो जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका एक नज़रिया था, उनके लोग उनके साथ जुड़ गए और फिर वहाँ गरीब अमीर की तफरीक ख़त्म हो गई, पैसे की बुनियाद पे ओहदे नहीं दिए जाते थे। वहाँ रेडी और पकोड़े लगाने वाले जो थे उनको भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर शुरू में रखा गया।
बाद में जरदारी साहब जब आए तो फिर बहुत सारी तब्दीलियां हुई, गरीब लोगों को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाला गया। इसी तरह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी उससे पहले, और उसके बाद फिर जब ये काफ लीग वजूद में आई तो फिर बाद में आपने देखा कि वो उनके साथ भी जो लोग लगे हुए हैं वो 30-30 साल से साथ लगे हुए हैं, मैच्योर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। ये अभी जमात जो है इसमें आप देखें, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी भगौड़े मिलेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भगौड़े भी मिलेंगे आपको, यानी कि जो अगर आप गिनती करें कि जो खान साहब के पार्टी शुरू करने के साथ लोग थे वो क्या इस वक्त उनके साथ हैं, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। जब वो लोग साथ नहीं हैं, असूल पसंद बंदा कोई भी खान साहब के सामने को बात करता है, वो बात बर्दाश्त करने की बजाय उसको ये नहीं होता कि वो खुद निकल जाए, उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा, आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन होगी या होनी चाहिए कम से कम कि जी 7 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर लिया गया है मेयर पेशावर के इलेक्शन के लिए? वो अब वक्त नहीं रहा, क्योंकि आप ये देखें कि जनवरी आने को है, दिसंबर 2021 के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो अभी तो 12 जनवरी से पहले हुकूमत को बहुत कुछ IMF को करके देना है। उसके लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, फिर नहीं हो सका बंदोबस्त लोगों का, और बड़ी परेशानी है इस वक्त हुकूमत में। ऐसा नहीं है कि वो इस तरह के कामों में पड़ जाएंगे। अभी तो ये IMF को जो चीज़ें करके देनी है, अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए से आप लगा नहीं सकते टैक्सेस, और पार्लियामेंट में आपने मनी बिल उसका नाम दिया, फिर डर गए कि अगर वो वहाँ पे ना पास करवा सके पार्लियामेंट से तो फिर सूरत हाल हो जाएगी कि आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो वो सूरत हाल यानी कि इस तरह की डेवलप हुई हुई है इस्लामाबाद में। अच्छा, तो ये मुश्किल है कि अभी कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सारी तंजीम तो सारी उड़ा कर रख दी। जो भी उड़ाया हो, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि इससे पहले क्या पैसे नहीं लेने दिए गए वहाँ पे? शाह फरमान साहब क्या कर रहे हैं पिछले 5-7 साल से, किसको नहीं पता? शावर के और बाकी इंतजामिया उनको देखें तो वहाँ के बच्चे को ये पता है कि शाह फरमान साहब जो हैं वो उनका बर्ताव पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी के मुखलस लोगों के साथ कैसा है। अच्छा। तो वो इससे पहले जो वीडियोस आए सेनेटर के मुंतखब करवाने तो सारा कुछ, वो कौन पैसे ले दे रहा था, क्या हुआ उसके ऊपर, क्या लिया गया? तो ये आपको लगता है कि इस पर अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं होगा, शायद बाद में भी ना हो? अच्छा, एक और खबर, ब्रेक का टाइम हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद भी इसको कंटिन्यू करें। मियां नवाज शरीफ की वापसी, बाबर डोगर साहब, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि कभी दिसंबर मियां जवेद लतीफ़ कहते हैं जी आ रहे हैं, फिर पता चलता है नहीं आ रहे हैं, फिर हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी असल में तो उनकी जो अपील है वो खारिज होने जा रही है, जो वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने दी थी तो वो तो वीज़ा एक्सटेंशन की उनको मिली नहीं, अब उन्होंने अपील फाइल की हुई है, वो अपील में भी ये सारा राना शमीम के एफिडेविट भी जोड़ा जाता है उससे, तो वो चूँकि बेदखल होंगे तो वो कह रहे हैं जी जैसे ही वापसी होने लगी है। लेकिन इस सारे मामले बाबर साहब एक बात वाज़ेह है, बीमारी का कोई सीन नहीं है। वो जो अदालतों में कहकर गए कि इलाज के बाद वापस आ जाएंगे, मियाँ साहब बिल्कुल ठीक हैं, वो जब चाहें वापस आ सकते हैं, ये वाज़ेह है। वो देखिए ना, नवाज शरीफ की वापसी अगले साल होगी मगर टाइम टेबल नहीं दे सकते राना सनाउल्लाह। जो शाहिद खान अब्बासी साहब कहते रहे 3-4 उनके ऑपरेशन होने हैं, कोई नहीं। मरियम साहब का बयान बड़े वाजे हैं। अब जो जिस तरह से कह रहे हैं मियाँ साहब मैं जल्द वापस आऊँगा, याद सादिक साहब कह रहे हैं जी 20 को मैं जाऊँगा तो मैं उनको लेकर आऊँगा, कहीं कोई ऑपरेशन, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं। इसकी कोई रिप्रिकॉशंस होती है कि आपने बयान हल्फी अदालत में दिया हुआ जी मैं इलाज के बाद वापस आऊँगा और आपने वहाँ कोई इलाज नहीं, खुद ब खुद ठीक हो गए आप? मैं अंदर की स्टोरी आपको देता हूँ। जब याद सादिक साहब यहाँ से गए थे मियाँ साहब के पास लंदन, तो उस वक्त बेसिकली पार्टी के अंदर बड़ी मायूसी थी। लोग ये चाह रहे थे कि इस तरह से शहबाज शरीफ को लीड रोल दिया जाए, मरियम पीछे हट जाए, मियाँ नवाज शरीफ पीछे हट जाएँ और शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करें अगले इलेक्शन तक। और अगर शहबाज शरीफ लीड नहीं करते तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अगला इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे जी। और फिर पार्टी में एक चीज़ ये भी चल रही है कि फिर पार्टी जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब देखने वो पार्टी से मायूस होना शुरू हो गए कि नून लीग का अगर आप आगे रोल नहीं बनता और फिर पार्टी का रोल बनता है तो फिर नून लीग के टिकट से क्यों इलेक्शन लड़ा जाए। इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए याद सादिक साहब लंदन गए। लंदन में जाकर उन्होंने मियाँ साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ को लीड रोल दें, आप पीछे हट जाएँ, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए पार्टी को इस मुश्किल से निकालें।
क्योंकि अगर मियाँ शहबाज शरीफ को ये रोल ना दिया गया तो फिर पार्टी उसका फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो पिट चुकी है। लेकिन मियाँ साहब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने ये कहा कि दोबारा तंजीम साजी की जाए और वोट को इधर दो का बयानिया घर घर पहुँचाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ को लीड रोल देने से उस पर वो तैयार नहीं थे जी। अब उन्होंने, अब चूँकि पार्टी में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रही है तो इसका हल क्या किया जाए, मायूसी बढ़ रही है, इसका हल क्या किया जाए? इसका हल यही है कि ये एक शोशा छोड़ दिया जाए कि मियाँ साहब अगले साल वापस आ रहे हैं, ताकि वर्कर जो मायूस हो रहा है उसमें जो मायूसी बढ़ रही है उसमें इत्मीनान आए। जो हकीकत ये है कि अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। अच्छा। और फिर चीज़ें वही हैं, वो जो गर्मी और वो जो सारी चीज़ें हैं वो जेल में ये जाना नहीं चाहते। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा। मैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन वो यही है कि एक शोशा छोड़ा गया है ताकि पार्टी के वर्कर के अंदर ये जो मायूसी फैल रही है, ये डर के जी लोग पार्टी छोड़ के ना चले जाएं, उनको रोकने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी गई हैं। अच्छा बाबर साहब, आपकी अब तक प्रोडिक्शन इस हवाले से बिल्कुल सही साबित हुई है, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब के बारे में, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उधर मियाँ साहब को लेने। लेकिन गुलाम साहब और भी सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर, जो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं नून लीग को, बड़े करीब हैं, उन्होंने कहा है कि जी ट्वीट किया बाकायदा कि जनवरी में मियाँ साहब की वापसी है, जेल जाएंगे, फिर अपीलें होंगी, फिर वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा और इस स्क्रिप्ट पर मियाँ साहब भी राज़ी हैं। मगर फिर वहीं से एक और सहाफ़ी खबर छापते हैं कि जी अभी तक कोई डील नहीं हुई, तो मियाँ साहब अभी तक डील के इंतज़ार में, जब तक डील नहीं हो जाती वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर दुनिया में जितने भी बड़े बने हैं लीडर्स, मुश्किल वक्त में उन्होंने कबूल किया जेल को जाने को, चाहे अदालतें उनके खिलाफ थी किसी वक्त में, तो उन्होंने फैसले कबूल किए हैं। तो इसी हवाले से हम बाबर साहब से, लेकिन मेरा ख्याल अभी राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है। बाबर साहब, इस पर जल्दी से आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर गुलाम साहब की तरफ जाएंगे। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो क्लियर है कि मियाँ साहब का जो केस है वो इतनी जल्दी वापस नहीं होना। अब राना साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब वापस आएंगे और वो क्लियर होंगे, अगले साल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चीज़ पे ये सब आपका ख्याल है बाबर साहब के सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने कारकुनों को उनको ये मैसेज देना है, उनको ये मैसेज देना है कि मियाँ साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मियाँ साहब के साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ बात करेंगे। पहली कौमी सलामती पॉलिसी का आज ऐलान हुआ है, ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला मियाँ नवाज शरीफ की वापसी, जिस तरह हमारी ब्रेक से वापसी हुई है इस तरह बात हो रही है मियाँ साहब की वापसी की। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पहले नून लीग की तरफ से ही बातें की जाती हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, दीगर लोग इशारे देते हैं, अयाज सादिक मिलकर आए, वो इसकी बात करते हैं, फिर अचानक दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है कि जनाब वो आएंगे तो सही लेकिन अभी टाइम फ्रेम नहीं। यानी एक बंदा कह रहा है दिसंबर, कभी जनवरी, कभी कुछ आए ये हो गया, आएंगे तो फिर जेल भी जाएंगे, ये भी वो कह रहे हैं, और उसके बाद रिलीफ होगा, इस पर मियाँ साहब भी राजी हैं। कि बाकायदा एक कहानी खुद जानबूझकर फैलाई जाती है, फिर खुद वापस ली जाती है, क्या चक्कर है ये? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो इस तरह के बयानिए और इस तरह की बातें फैलानी है और वो फैलाते रहेंगे ताकि उनका वर्कर चार्ज रहे और वो इधर उधर मुंतशर ना हो। उनका वोटर भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे वोट देता है और मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे बलदियाती इंतखाबात आने वाले हैं, ताकि कोई इनको वो बयानियाँ जो अगर मियाँ नवाज शरीफ ना हो वो किस तरह से फिर वोटर्स को मुतमिन किया जाएगा, किस तरह उनको लाया जाएगा पोलिंग बूथ की जानिब। और जब ये हो कि मियाँ नवाज शरीफ बस आए और अभी लेके आ जाएंगे, उनको ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सियासी बयानात हैं। और अगर आप इसकी शेर आया वो लोग एतमाद भी तो खो जाएंगे, क्योंकि ये झूठी बोलते हैं हर दफा कि मियाँ साहब अब आ रहे हैं। मियाँ साहब ने कोई नहीं आना, वो जेल जाने के लिए थोड़ी आएंगे, वो डरते हैं। नहीं, उसके ऊपर मोहरे सब्त लगा दिया आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि उन्होंने बयान दे दिया परसों जुमे वाले दिन। उन्होंने कहा कि जी वो मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने की बातचीत हो रही है, ये ठीक नहीं होगा और उसको कहीं से रिलीफ मिल रहा है, ये अच्छा नहीं होगा। तो यानी कि आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो मोहर लगा दी है, इतने काबिल है माशाल्लाह से कि वो जो बिल्ड करना चाहती है नून लीग, उसकी तस्दीक जनाब
वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने मुहर सबत करके कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। अभी मियां नवाज शरीफ की वापसी का दिसंबर का उनका था कि वो उस वक्त तक मामला सेटल डाउन कर लेंगे, लेकिन अभी मामला सेटल डाउन उस तरह से नहीं हुए। अभी नहीं लेकिन नून लीग बड़ी पुरुमीद है कि मामला तो सेटल कर लेंगे। अब एक नाअहली है सुप्रीम कोर्ट से, उसको कैसे वो रिवर्स करेंगे? आईनी तरमीम ले आएंगे, क्या करेंगे? और खास तौर पर साथ ये भी बताइएगा, अदालत में लिख कर दिया है बयान अल्फी अदालत में कि जी इलाज के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। वो इलाज अभी तक शुरू ही नहीं हो सका, तो वापसी कैसे हो जाएगी? आप कैसे कह सकते हैं कि इलाज शुरू नहीं हो सका या इलाज उनका जारी नहीं है? वो खुद रिपोर्ट्स आई है सर, नूनी खुद कहती है कि अभी तक कोई नहीं। मियां साहब जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब की सर एक दफा नहीं 10 दफा स्टेटमेंट है कि 4 ऑपरेशन होने, उनमें से एक भी नहीं हुआ अभी तक। उसामा गाजी साहब पाकिस्तान में आप देखें कि 40 साल का भी बंदा है ना, उसको 10 बीमारियां साथ कैरी करके चल रहा है सर। 4 ऑपरेशन तो नहीं कैरी कर रहा होता सर, और वो भी 2 साल तक। पहले कहा जी डेंगू वो वबा फैली हुई है इसलिए नहीं, वहां पर हॉस्पिटल सारे बंद हो गए थे मियां साहब के लिए, कोई ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। पता नहीं लंदन में कितने लोग मर गए होंगे इस वजह से कि चूंकि ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, सारे बंद थे। तो मियां साहब मेरा जो मानना बीमारी के हवाले से वो ये है कि एक्चुअली उनको कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, और वो मेडिसिन भी बाकायदा सुबह दोपहर शाम मेडिसिन भी लेते हैं। अच्छा। और वो डॉक्टर को भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन बड़ा मेजर ऑपरेशन अगर आप कहेंगे आपका हार्ट का ऑपरेट होना है मेजर, बेशक वो जो वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजीज हैं उन्हीं के जरिए से होगा, लेकिन उसके लिए भी है कि वो कोशिश करते होंगे कि शायद इसका। तो मरियम साहब क्यों कह रही है कि मैं आज शाम ही उनको बुला लेती हूँ, मुझे जमानत दे दें सिर्फ? हाँ, वो जमानत जो है वो जिंदगी की जमानत तो अल्लाह दे सकता है। मरियम साहबा के ऊपर भी ना जाए। मरियम साहबा तो पहले दिन से जितनी ये को पहुंचे हुए हैं, ये मरियम साहबा और परवेज शीर साहब ने ही पहुंचाया है। ये आपने खूब बात की। लेकिन नवाज शरीफ तो सिर्फ मरियम साहबा पर जाते हैं जी, उन पर डिपेंड करते हैं। बाबर साहब अब ये क्या करें? 3-4 ऑपरेशन शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं अदालत में जो उनकी रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, अदालतें बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आती हैं। वो कहते हैं जी हमारा वो मजाक उड़ाते होंगे। तो इस पर कोई क्लियर तो चीज़ होनी चाहिए, या हमारे यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अदालत में आपने लिख कर दिया जी इलाज होगा, कोई उसकी स्टेटमेंट कोई चीज़ कोई इलाज किया तो कहें कि ऐसी उनकी बीमारी थी कि जिसमें कोई ज़रूरी नहीं था इतना ऑपरेशन, इतना हंगामी, कि इसके बगैर भी इंसान जिंदा रह लेता है। देखें उसामा साहब, चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आप देखिए कि अचानक एकदम यहाँ पर मियाँ साहब जो है वो जेल में हैं, और अचानक ये चीज़ सामने आती है कि जो उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो तकरीबन कोई 20,000 रह गए हैं। उसके बाद पता चलता है जी वो 4,000 पे आ गए हैं। अचानक एकदम ये खबरें आती हैं, और उसके बाद चीज़ें इस तरह की ग्राउंड बनाई जाती है कि जनाब इलाज बहुत ज़रूरी है और उनको बाहर भेजा जाना है। उसमें और वो बाहर चले जाते हैं, और सारी प्लानिंग के तहत किया जाता है। मियाँ साहब बाहर जाना चाह रहे थे, डील यही थी कि जी गवर्नमेंट जो है वो चले गई। अच्छा सर, चले जाएंगे। टाइम बहुत कम रहेगा। गुलाम रज़ा साहब, कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान हो गया, पहली दफ़ा ये आ गई है, और उसको इसमें बताया जा रहा है जी मईशत बड़ी अहम है। मईशत है तो कौमी सलामती आपकी बेहतर होगी, मईशत से जुड़ा हुआ है सारा मामला। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि जी अब ये यानी तमाम बड़े पाकिस्तान के इदारों के लोग वो बैठ कर ये कह रहे हैं कि जी माशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना पड़ेगा, ये बड़ा मसला है इस वक्त। कौमी सलामती पॉलिसी बनाई किसने है खुदा के लिए? ये आप इनको देखें कि जिनसे अपना आप नहीं संभलता, जो अपने आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, वो हमारी कौमी सलामती पॉलिसी बनाएंगे? हमारी कौमी सलामती अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में वर्क कर रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं। वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के किसी भी निज़ाम में जहाँ मईशत हो, सेहत हो, आपको सलाब हो, आपका किसी जगह पे अर्थक्वेक हो, किसी जगह पे कोई ज़रूरत पड़ती है, वो 100% वहाँ पे अपना शो करते हैं इंटरेस्ट, और वहाँ पे पूरा फुल 100% आपको रिजल्ट भी देते हैं। तो कौमी सलामती की पॉलिसी क्या होती है? क्या मतलब किस चीज को कौमी सलामती ये कहते हैं? तो जब फवाद चौधरी साहब बनाएंगे कौमी सलामती की पॉलिसी, सर उसमें मोहित यूसुफ साहब ने उसमें पूरी ब्रीफिंग दी है। माजरत काले मोहित यूसुफ साहब ने इनकी जो कौमी सलामती है ना, इन्होंने IMF के पास हमें गिरवी रख दी है। इन्होंने IMF के पास हमारे तमाम अदारों को गिरवी रखने की भरपूर कोशिश कर दी है। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। ये कौमी सलामती कमेटी कौमी सलामती पॉलिसी बनाएंगे, जिनको ये नहीं इल्म था कि नेगोशिएशंस IMF के साथ किस तरह से करनी है।
अगर IMF के साथ नेगोशिएशन सर वो तो IMF का प्रोग्राम कौमी सलामती से जोड़ा जा रहा है, IMF किससे पास होगा तो हमारी माशी तौर पर बेहतरी होगी, वरना सारे इदारे भाग जाएंगे। क्लोजिंग पर जाना मुझे बाबर साहब आपकी इस बारे में क्या राय है? कौमी सलामती पॉलिसी का पहली दफ़ा ऐलान हुआ, इस पर पहले मोदी यूसुफ साहब ने बड़ी जाकर पार्लियामेंट में बड़े बताया, अफगानिस्तान की सूरत हाल वो भी है, माहौल भी है, पानी भी है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, वो भी हमारी सलामती से जुड़ता है, एक एक चीज़ सारी कौमी सलामती में आती है। उसामा साहब, जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से बार बार शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर हमें मौका मिला तो हम सारी पार्टीज़ को, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अब ये जो है ये इसका एक तोड़ ये है कि जनाब कौमी सलामती पॉलिसी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाया, क्या इसमें अपोजिशन को बैठाया गया? 7 साल से सब गए थे सर, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। सर बाइकआउट कर दिया तो उनको मनाए। आप अगर अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलते तो इकोनॉमी को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं? आपकी तो बस का काम ही नहीं, आप तो नाकाम हो चुके हैं। सर हेडलाइंस का चूंकि वक्त हो रहा है, प्रोग्राम बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला।